हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? डूइंग गुड। तो पता है आज की क्लास में आप क्या देखने वाले हैं। अगर एक कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रही है और उसे फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसा मिल जाता है, मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं? वो कंपनी जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वो अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रही है और फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा पैसा पा जा रही है। तो गवर्नमेंट हमारी कहती है कि भाई जितना पैसा तुमको ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू से मिल रहा है वो तुम्हारी क्या है? इनकम। अब ये क्या बात हुई, समझते हैं। मान लीजिए कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, राइट। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेकिन पता है कितनी है? फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, लेकिन उस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 22 रुपए है। लेकिन वो कंपनी उस शेयर को इशू कर रही है 30 रुपए में, और शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, 30 रुपए दे भी रहे हैं एक शेयर का। तो हमारी सरकार को डाउट होने लगता है, कहती यार तुम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, 22 रुपए तुम्हारे शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू है, सामने वाला 30 रुपए देने को तैयार क्यों हो जा रहा है? तुम 10 रुपए की फेस वैल्यू पे 20 रुपए प्रीमियम लगा के 30 रुपए में बेच दे रहे हो, और सामने वाला दे भी दे रहा है। रिलायंस जैसी कंपनी मर गई है क्या कि तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाने के लिए वो उतावला हुए जा रहा है, एकदम परेशान है कि फेयर मार्केट वैल्यू 22 रुपए तब भी 30 रुपए दे रहा है? ऐसा क्या है भाई तुम्हारे में खास? तो सरकार को यहां पे एक डाउट है कि ऐसा हो सकता है कि सामने वाला 30 रुपए नहीं दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी 8 रुपए पर शेयर इन्वेस्टर को दे रही है। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है शेयर की? 22 रुपए। 8 रुपए कंपनी ने ही इन्वेस्टर को दिया है, वो 22 में 8 रुपए मिला रहा है और 30 रुपए पर शेयर की पेमेंट कंपनी को कर रहा है। कंपनी ने ये 8 रुपए ब्लैक मनी दी, राइट। और इन्वेस्टर के पास से वो पैसा घूम के सिक्योरिटी प्रीमियम के फॉर्म में वो पैसा आ जाता है कंपनी के पास, और वो कंपनी की बन जाती है व्हाइट मनी। तो जब भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर पे शेयर बेच देती है ना, तो पता है जो डिफरेंशियल अमाउंट होता है वो इनकम टैक्स कंसीडर करता है इनकम ऑफ द कंपनी। क्योंकि यहां पे एक डाउट अराइज होता है कि ऐसा क्या उतावलापन है इन्वेस्टर का कि फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा पैसा देके इन्वेस्ट करने को तैयार है उस छोटी सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी ने ही क्या किया है, अपनी ब्लैक मनी इन्वेस्टर को दी है, ताकि तुम ये एक्स्ट्रा पैसा, भाई फेयर मार्केट वैल्यू 22 रुपए, तो 8 रुपए तुम हम ही से ले लो और 30 रुपए तुम हमको वापस दे दो पर शेयर, सो दैट वो पैसा व्हाइट में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो ऐसा ही कुछ आज की क्लास में आप देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। अगर फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सेस शेयर प्रीमियम आ जाता है कंपनी को, तो पता है उस कंपनी के लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। Where a company not being a company in which public are substantially interested, मतलब it is talking about a private company। क्या ये पॉसिबल है पब्लिक कंपनी में? हाँ, पब्लिक कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर में भी शेयर्स बिकते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन होते हैं डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे। कभी कभी जैसे क्या होता है, कभी कभार एक न्यूज आ जाती है कि इस कंपनी का फलाना फलाना कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो हम फ्यूचर प्रोजेक्शन के बेसिस पे उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, एट एन हायर प्राइस, इवन मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू। तो एट टाइम्स यू विल फाइंड इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कि वहां पे क्या होता है कि फेयर मार्केट वैल्यू से बहुत ऊपर पे भी ट्रांजैक्शन हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। तो where a company not being a company in which public are substantially interested receives in any previous year from any person being a resident, इस बात पे भी फोकस करेंगे, being a resident, any consideration for issue of shares that exceeds the face value of such shares, any consideration for issue of shares that exceeds the face value of such share, the aggregate consideration received for such share as exceeds the fair market value of the share shall be treated as income of the company। क्या दो दो बात कह रहा है? एक बार कह रहा है exceeds the face value of such shares, और फिर कह रहा है exceeds the fair market value of the shares shall be treated as income of the company। ये बात आपको ना एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी वो क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपए, ठीक है, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 15 रुपए, और कंपनी शेयर इशू कर रही है, पता है कितने में इशू कर रही है? इशू प्राइस जो है उसकी है 18 रुपए।
तो पहले तो ये कह रहा है कि अगर वो फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू हो रहा है, ठीक है, देखिए एनी कंसिडरेशन, मैं रेड पेन सेव करता हूं, एनी कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स दैट एक्सीड्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, फेस वैल्यू से ज्यादा कंसिडरेशन है। आइए मेरे एग्जांपल में देखिए, फेस वैल्यू से ज्यादा कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन मतलब द इशू प्राइस, जितने में इशू कर रहे हैं वही तो कंसिडरेशन आएगी, उससे ज्यादा है, तो कहता है अगर ऐसा है तो द एग्रीगेट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम सच शेयर एज एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द कंपनी। कह रहा है कि अगर फेस वैल्यू से ज्यादा इशू प्राइस है, अगर ऐसा है यस, तो फिर हम देखेंगे इनकम कितनी है, और इनकम कितनी होगी, फेयर मार्केट वैल्यू से जितना ज्यादा है, ठीक है। यानी कुल मिला के ये कहता है कि अगर इशू प्राइस ग्रेटर फेस वैल्यू है तो इनकम होगी, तो इनकम अराइज होगी, इनकम आ जाएगी यहां पे। लेकिन इनकम होगी कितनी, इनकम होगी इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, होगी इतनी। इशू प्राइस ग्रेटर फेस वैल्यू है, इशू प्राइस 18, फेस वैल्यू 10, ज्यादा है, हाँ, तो इनकम अराइज होगी। इनकम होगी कितनी, विच इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, यानी 18 माइनस 15 3 रुपए, तो यहां पे इनकम होगी, आईओएस होगा 3 रुपए का। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपए है, फेयर मार्केट वैल्यू 8 रुपए है, ठीक है, इशू प्राइस 9 रुपए है, इनकम कितनी होगी, क्या फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर है इशू प्राइस, हाँ, तो इनकम हो गई 1 रुपया। फेयर मार्केट इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू 9 माइनस 8, 1 रुपया, क्या इनकम अराइज है, इनकम ही नहीं है यहां पे, इशू प्राइस से फेस वैल्यू से कम है इशू प्राइस, इशू प्राइस ज्यादा होनी चाहिए। देखिए फेस वैल्यू 10 रुपए, इशू प्राइस सिर्फ 9 ही रुपए, तो इनकम निल, यहां इनकम होगी ही नहीं। ये बात समझ में आई। तो इनकम कब आती है, इशू प्राइस और फेयर, इशू प्राइस जो है आपका फेस वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू दोनों से बड़ा होना चाहिए, दोनों से ही बड़ा होना चाहिए, तभी इनकम आएगी, राइट। इससे भी बड़ा होना चाहिए और इससे भी बड़ा होना चाहिए इशू प्राइस, तब जाके इनकम आएगी। और इनकम कितनी होगी, जितना फेयर मार्केट वैल्यू से बड़ा है। तो अब एकदम दिमाग में क्लियर कर लेते हैं, इनकम आएगी कब, इनकम आएगी जब इशू प्राइस आपका इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू एज वेल एज इट इज ग्रेटर देन फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों से ही बड़ा होगा, ठीक है। इनकम कितनी है, जितना फेयर मार्केट वैल्यू से बड़ा है। तीसरी सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपए है, फेयर मार्केट वैल्यू 15 रुपए है, इशू प्राइस 12 रुपए है। तो देखिए फेस वैल्यू से तो ज्यादा है इशू प्राइस, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू से जितना ज्यादा होता है इनकम उतनी होती है ना, तो यहां भी इनकम नहीं आ पाएगी। तो अब इन सब को मिला के जो कंक्लूजन पॉइंट है आप अपने दिमाग में सेट कीजिए, द इशू प्राइस हैज टू बी ग्रेटर देन फेस वैल्यू एज वेल एज फेयर मार्केट वैल्यू, then the income will arise. How much is the income? Income is the issue price minus fair market value. चलिए टैक्स पॉइंट, अब इसी को हमने एलोबरेट किया है, धीरे धीरे एक एक बात को समझाया है। सेक्शन 56(2)(7)(b) deals as under A, a company not being a company in which public are substantially interested issues shares, preference or equity at premium during the previous year. ठीक है, तो प्रीमियम पे इशू होना चाहिए, ठीक है, इशू प्राइस हैज टू बी ग्रेटर देन फेस वैल्यू ना, इसलिए वो प्रीमियम पे इशू होगा तभी ये बात आएगी। इसका मतलब तो सिर्फ इतना हुआ कि इशू प्राइस ग्रेटर फेस वैल्यू, ठीक है। सच कंपनी रिसीव कंसिडरेशन अगेंस्ट सच शेयर्स फ्रॉम अ रेजिडेंट पर्सन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा रेजिडेंट से आ रहा हो। देखिए गवर्नमेंट कब समझ रही है कि आप सेटिंग कर सकते हो, आप एक रेजिडेंट पर्सन से सेटिंग कर सकते हो, नॉन रेजिडेंट है, विदेशी है, उससे सेटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, कि अपनी ब्लैक मनी देंगे फिर व्हाइट में हम पैसा ले लेंगे, तो दिस कैन बी इजिली डन थ्रू रेजिडेंट। बट अगर नॉन रेजिडेंट से पैसा आ रहा है देन द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग मच पेन इनटू इट, ठीक है। जब भी मैं ये कहता हूं कि नॉन रेजिडेंट से पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट उतना ज्यादा पेन नहीं ले रही है, पता है लोग कैसे कंक्लूड करने लग जाते हैं, कभी कभी बच्चे ऐसे समझते लॉ को, अच्छा तो सर इसका मतलब ये कहना चाहते थे कि रेजिडेंट के साथ प्लानिंग हो सकती है, नॉन रेजिडेंट के साथ प्लानिंग हो ही नहीं सकती। अरे ये थोड़ी ना कह रहे हैं, ठीक है, जहां स्कोप कम है, क्योंकि लॉ कानून देश का तो एक ही बनाना है ना भाई, ठीक है। तो रेजिडेंट के साथ अगर हो रहा है तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ठीक है हम यहाँ पे इनकम मानेंगे, नॉन रेजिडेंट के साथ हो रहा है तो इनकम नहीं मान रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है यहाँ पे स्कोप कम है ऐसा।
ठीक है। और जरा सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए, गवर्नमेंट हर चीजों को सोचा जा रहा है। जब नॉन रेजिडेंट भी पैसा लगाने को तैयार है ना, तो गवर्नमेंट समझ रही है कि आपके कंपनी की वैल्यू बड़ी ज्यादा है। ठीक है, आप सचमुच कुछ यूनिक करने वाले हो कि भाई दुनिया के बाहर, देश के बाहर के लोग भी पैसा लगाने को तैयार हो गए हैं। इट मीन्स यू हैव समथिंग वेरी बिग इन योर हैंड। तो क्या फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर पैसा मिल जा रहा होगा? हाँ। अरे जब नॉन रेजिडेंट तक आके पैसा लगाने को तैयार है, तो इसका मतलब है कि आप निश्चित है ज्यादा पैसा भी ले सकते हो, क्योंकि निश्चित है कि आप कुछ ऐसा यूनिक कर रहे हो कि देश के बाहर से भी इन्वेस्टर आ रहे हैं आपके पास पैसा लगाने के लिए। तो वहां पॉसिबिलिटी है कि फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर पैसा लग रहा हो, जेन्युइनली लग रहा हो। अंडरस्टूड? सच कंसिडरेशन एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इशूड शेयर। ये भी हमने बताया कि फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, तो जो डिफरेंशियल है वही इनकम है। द एक्सेस कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द रेसिपिएंट कंपनी। जितना ज्यादा होगा वो जो कंपनी पैसा इशू कर, शेयर इशू करके ले रही है, उसकी इनकम हो जाएगी। फिर देखिए, द अलॉटी शुड बी रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द शेयर्स आर इशूड टू हिम। अच्छा, allotee should be resident during the previous year in which the shares are issued to him. The provision is not applicable when shares are issued at par or at discount. अगर शेयर पार पे या डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, तो अगर पार पे और डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, मतलब या तो फेस वैल्यू के बराबर है या तो फेस वैल्यू से कम है। फेस वैल्यू से कम या बराबर पे अगर इशू प्राइस है, तब तो ये सब लगेगा ही नहीं। आपको भी बताया हमने, इशू प्राइस हमेशा फेस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। The provision is not applicable if such company is converted into a company in which the public are substantially interested during the previous year itself after issuance of shares. ध्यान दीजिए, ये वाले केस में हम लोग कह रहे थे ना कि इनकम हो जाएगी 3 रुपए। मैंने 10 रुपए का फेस वैल्यू था, 15 रुपए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, 18 रुपए में शेयर इशू किया, लेकिन इशू करने के बाद 18 रुपए में सेम फाइनेंशियल ईयर में मैंने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दिया, मेरी कंपनी लिस्टेड हो गई। ठीक है, तो कह रहा है अब ये इनकम नहीं मानी जाएगी। क्यों ऐसा है? पता है, अगर मेरी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली है ना, तो ऐसी प्रोजेक्शन होती है कभी कभी एट टाइम्स इन द मार्केट कि शेयर जो है वो बहुत ज्यादा पे लिस्ट होगा, राइट। और जब बहुत ज्यादा पे लिस्ट होगा तो मेरी फेयर मार्केट 15 रुपए भी है तो भी लोग 18 रुपए को देने को तैयार है, क्योंकि उनको लग रहा है लिस्टिंग 25 रुपए में होगी अभी स्टॉक एक्सचेंज में, तो भी अभी कमा पाएंगे। तो प्री लिस्टिंग फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसा मिल जाता है। समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूं? कि अगर मेरे शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 15 रुपए है और मैं 3 महीने में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने वाला हूं इसी फाइनेंशियल ईयर में, तो हो सकता है अभी मुझे 18 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए भी मार्केट से मिल जाए पर शेयर का, क्योंकि लिस्टिंग अभी होने वाली है जो कि एक्सपेक्टेड है कि 25 रुपए में होगी। तो इस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे ज्यादा पैसा मिल जाता है। तो कंपनी, गवर्नमेंट यही कहना चाहती है कि अगर ड्यूरिंग द सेम ईयर आप लिस्टिंग भी करा लेते हो तो फिर आपकी इनकम हम नहीं मानेंगे, तब हम मान लेंगे वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन था। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर शैल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। फेयर मार्केट वैल्यू क्या माना जाएगा? व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू? अब बात ये आती है, फेयर मार्केट वैल्यू इज हायर ऑफ 2 थिंग। नंबर 1, द वैल्यू सब्सटेंशिएटेड बाय द कंपनी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एओ। जितना हम एओ को समझा पाए कि इतने हमारे कंपनी के शेयर की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट वुड बी द मेथड? क्या आप करेंगे उसको समझाने के लिए? भाई हम बताएंगे देखो मेरी एसेट्स इतने की है, ठीक है, मेरी लाइबिलिटीज इतनी की है, एसेट माइनस लाइबिलिटी किया, ठीक है, नेट एसेट आया, डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर कर देंगे, तो एक फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर मिल गया। ठीक है, ये जनरली नेट एसेट मेथड होता है, अकाउंटिंग में आप सीखते हो। उसके बेसिस पे हम समझाने की एओ को कोशिश करते हैं, तो वो जितना मान जाए, या फिर वैल्यू डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग विद प्रिस्क्राइब्ड मेथड। जो भी मेथड है फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का, तो मार्केट में मेथड जो चलता है वो डीसीएफ चलता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक है, एलटीवी मेथड चलता है, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। हम एक कस्टमर से कितना कमा सकते हैं पूरे उसके जीवन में, और मेरे पास आज कितने कस्टमर हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे कंपनी की वैल्यू पता चल जाती है कि भाई मेरे पास 1 लाख कस्टमर है, हम एक कस्टमर से इतना रुपया लाइफ टाइम कमा सकते हैं, तो कंपनी की एज ऑन डेट वैल्यू इतनी रुपया है, मतलब इतना धीरे धीरे करके कमा लेंगे। आप मेथड पे फोकस मत कीजिए, बस ये सब मेथड होते हैं, आपको मतलब नहीं है, आप बस फेयर मार्केट वैल्यू जान लीजिए, आपको निकालना नहीं है फिर भी। ठीक है, ये लॉ में लिखा है, बस आप ऐसे आप इग्नोर कर सकते हैं। चलिए लीजिए, इससे अच्छा क्या चाहिए? सर ने बोला इग्नोर कर दो। डन। एक्सेप्शन।
एक्सेप्शन सबसे पहले कह रहा है कि अगर पैसा कौन लगा रहा है, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। वेंचर कैपिटल जानते हैं कि नहीं, वीसी। अगर शार्क टैंक के जमाने में, ठीक है, हॉर्सेस टेबल के जमाने में, अगर आप वीसी वर्ड अभी तक नहीं सुने तो आप बहुत पीछे हैं, ठीक है। स्टार्टअप फंडिंग कितनी तेज हो रही है आपको भी पता है। वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो कंपनियों में, स्टार्टअप में बड़ा पैसा लगाते हैं, राइट, दे आर कॉल्ड वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, क्या ये फेयर मार्केट वैल्यू पे लगा रहे होंगे पैसा? जरूरी नहीं है। उनको दिख जाता है कि इस धंधे से पैसा बनेगा, 100 रुपए का माल 150 रुपए में खरीदने को तैयार है, क्योंकि उनको मालूम है 1500 रुपए का ये होने वाला है, ठीक है, ये कंपनी इतना ग्रो करेगी। ये तो बहुत हाई रिस्क टेकिंग फंड होते हैं ना, वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब हाई रिस्क, हाई से भी हाई रिस्क, इतना रिस्क ये लेने को तैयार होते हैं, राइट। वो वही बिजनेस में पैसा लगाते हैं जहां पे ह्यूज पोटेंशियल है अर्निंग का। इनफैक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट का खुद का कहना ये होता है, अगर आप डाटा पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि अगर हम 10 कंपनी में पैसा लगाते हैं ना, तो उसमें से एक सक्सेसफुल होती है। यानी 1-1 करोड़ करके वो 10 कंपनी में लगाते हैं, 10 करोड़ रुपया, तो एक ही कंपनी चलती है। तो सोचिए उस एक कंपनी से कितना पैसा आ जाता हो। वो कहते हैं कि एक कंपनी से 50x पैसा आता है। यानी वो एक कंपनी में जिसमें 1 करोड़ रुपए लगाए हैं, वो 50 गुना देती है, 50 करोड़ करके देती है। बाकी के 9 कंपनी में जो 9 करोड़ लगाए वो तो डूबी जाते हैं। 10 में से एक कंपनी काम करती है, फिर भी हम फायदे में होते हैं। हम हाईली रिस्की वेंचर्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो ये लोग ज्यादा में भी खरीद लेते हैं, तो इनके लिए ये एक्सेप्शन है कि अगर वीसी से आपको पैसा आया है तो ज्यादा भी आ गया है तो टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर है बाय ए कंपनी फ्रॉम अ क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो ये कौन लोग डिफाइंड है यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स या फिर नेटवर्क ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स। वीसी वो होता है जो जनरली 1 मिलियन यूएसडी एंड अबव पैसा लगाता है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बोल सकता हूं, वीसी वो होता है जो 1 मिलियन यूएसडी एंड अबव लगाता है, ठीक है। 1 मिलियन यूएसडी का मतलब हो गया 8.5 करोड़ रुपए। 8.5 करोड़ रुपए या उससे ऊपर लगा रहा होगा तो वो एक वीसी है, और बाकी इससे छोटा पैसा अगर एक कंपनी में कोई लगा रहा है तो वो एंजल इन्वेस्टर है, ठीक है। जनरली 8.5 करोड़ भी नहीं होता है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। आप मोटा मोटी समझ लीजिए 3 मिलियन यूएसडी से कम का कोई वीसी नहीं होता। वीसी मतलब ही होता है एटलीस्ट 2-3 मिलियन यूएसडी। तो इसका मतलब हो गया कि 24-25 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। बट ठीक है, यहाँ तक भी वीसी आ जाते हैं। आजकल माइक्रो वीसी का भी जमाना आ गया है ना, तो वीसी में भी एक डेफिनेशन आ गई है, माइक्रो वीसीज, ठीक है। और एंजल इन्वेस्टर्स वो छोटे पैसे लगाते हैं, मे बी 2 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़। कभी कभी वो नेटवर्क बनाते हैं अपना कि 5-5 लाख रख करके 20 लोग ने मिलके एक नेटवर्क बना लिया और 1 करोड़ रुपए लगा देते हैं। 20 लोग 5-5 लाख रुपए लगाते हैं। मे बी 50 लोग मिलके एक नेटवर्क बना लेते हैं, 5-5 लाख रुपए लगाएंगे तो 2.5 करोड़ रुपए मिलके लगा देंगे द नेटवर्क। तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को नोटिफाई किया है कि ये भी इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स कर सकते हैं। तो ये दोनों ही एक्सेप्शन में आते हैं, ठीक है। मतलब आप कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही हैं वो एक्सेप्शन है इसकी, ठीक है। कि आपको फेयर मार्केट वैल्यू से किसके द्वारा पैसा आ रहा है स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स में, वीसी के द्वारा और एंजल इन्वेस्टर्स के द्वारा जो पैसा आ रहा है, इवन इफ इट इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, तो वो आपकी इनकम नहीं कहलाती है, राइट। अच्छा, इसके लिए क्या करना होता है आपको, ये भी नहीं कि अब कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। आपको 5627B की एग्जेम्पशन के लिए, ठीक है, ये जो एक्सेप्शन है इसमें एग्जेम्पशन मिल गई आपको कि आपकी इनकम नहीं कहलाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा आएगा, तो ये आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट के पोर्टल पे ही ये अप्लाई हो जाता है और आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आपके हाथ में इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। चलिए, बाकी ये सब छोड़ दीजिएगा, यू मे इग्नोर ऑल दिस। अच्छा, अब आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो अब यहां पे है आपके सामने, ठीक है। शेयर इशूड बाई पी, ब्रैकेट में जो पी होता है इसका मतलब आप जानते हैं, जब हम ऐसे लिखते हैं राज, तो ये इसका मतलब क्या होता है, इट्स कॉल्ड प्राइवेट, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी है सारी की सारी, सब में ब्रैकेट में पी है। पी प्राइवेट लिमिटेड ने मिस्टर ए को शेयर इशू किया है, फेस वैल्यू 10 रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू 12 रुपए, कंसिडरेशन 11 रुपए। कंसिडरेशन मतलब इशू प्राइस, कितने में इशू किया है कंपनी। तो कंसिडरेशन हमेशा फेस वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू दोनों से ज्यादा होना चाहिए। क्या दोनों से ज्यादा है? नहीं, तो सेक्शन 5627 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, इनकम नहीं है, नो इनकम, आईयूएस नहीं आएगा।
फेस वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, नहीं है, इनकम नहीं आएगी। बस देखो इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए, नहीं है, यहां भी 10 और 5 से ज्यादा तो नहीं है ना, ठीक है, इनकम नहीं आएगी। 10 15 क्या ज्यादा है? हाँ 20 रुपए है, तो ठीक है, इनकम आएगी। कितनी आएगी? फेयर मार्केट वैल्यू से जितना ज्यादा है। फेयर मार्केट वैल्यू 15 रुपए, उससे ज्यादा कितना है? 5 रुपए, 5 रुपए इनकम है। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू गेट इन एग्जाम। और शायद इसकी क्लैरिटी तो प्रोविजन पढ़ाने से पहले ही मैंने कर दिया था, जब इंट्रो दिया तो ही मैंने ये समझा के आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। आइए आगे देखते हैं। ये नॉन रेजिडेंट को दे रहा है शेयर। देखिए ये प्रोविजन नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, नॉन रेजिडेंट से पैसा ज्यादा आता भी है तो भी इनकम नहीं है, तो ये सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। मिस्टर एफ ये नॉन रेजिडेंट है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर, बट हाउएवर लेटर ऑन ही बिकम्स रेजिडेंट ड्यूरिंग द ईयर, वो रेजिडेंट बन गया। अब रेजिडेंट बन गया ड्यूरिंग द ईयर, तो अब सेक्शन लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने ये बात पढ़ी थी कि वो रेजिडेंट, देखिए मैं आपको यहां पढ़ाऊं, द अलॉटी शुड बी रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द शेयर्स आर इशूड। जब आप शेयर दे रहे तब वो रेजिडेंट हो, ये जरूरी नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर अगर वो रेजिडेंट है तो ये सेक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। तो रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रेजिडेंट नॉट ऑन द डे यू हैव इशूड द शेयर। ये बात नहीं कह रहा है कि जिस दिन शेयर इशू किए थे उस दिन वो रेजिडेंट होगा तो अप्लाई करेगा, नहीं तो नहीं, नहीं, ड्यूरिंग द ईयर अगर वो रेजिडेंट है, कभी भी ड्यूरिंग द ईयर वो रेजिडेंट है तो ये प्रोविजन अप्लाई कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले तो वो नॉन रेजिडेंट था, यहां पे कहता है, लेकिन बाद में तो वो रेजिडेंट हो गया ड्यूरिंग द ईयर ही, तो फिर ये प्रोविजन अप्लाई करेगा। 10 रुपया 20 रुपए से ज्यादा है 35 रुपया, हाँ, तो कितना ज्यादा है जरा ये बताइए। फेयर मार्केट वैल्यू से 15 रुपए इनकम हो गई कंपनी की, ठीक है। वी प्राइवेट लिमिटेड है, मिस्टर जी को इशू किया है, लेकिन कहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंपनी लिस्टेड इटसेल्फ इन एनएससी। ड्यूरिंग द ईयर आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा लिए, तब ये सेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराते हो तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है यार कि ठीक है बीच में पैसा ज्यादा मिल गया होगा इसको फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा, क्यों? क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला था, ठीक है। तो जितना भी ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू से पैसा है ये इसकी इनकम हो जाएगी, राइट? नहीं, जितना भी एनएससी है ड्यूरिंग द स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट होने वाला है, इसलिए यहां पे इनकम होगी नहीं, ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये फेस वैल्यू से फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। चलिए अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो है फैमिली पेंशन। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेंशन देता है तो वो उसके हाथ में सैलरी की इनकम होती है, लेकिन अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के घर वालों को पेंशन दे तो इसे कहा जाएगा फैमिली पेंशन। और घर वालों के हाथ में टैक्सेबल कहां पे होगा? एज आईयूएस की इनकम। मैं एक्सप्लेन करता हूं इस बात को। मिस्टर एक्स है एम्प्लॉय, जब तक वो जीवित है और वो खुद पेंशन पा रहा है तो वो उसकी सैलरी की इनकम है, लेकिन मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है और ये पेंशन जो है वो मिस्टर एक्स की वाइफ को मिलने लग जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो मिस्टर एक्स की वाइफ को जब पेंशन मिलेगी तो इसे कहा जाएगा फैमिली पेंशन, और ये आईयूएस की इनकम होगी मिसेस एक्स की, राइट? फैमिली पेंशन पेमेंट रिसीव बाय लीगल हेयर्स ऑफ अ डिजीज्ड एम्प्लॉय। आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय इफ देयर इज एनी फैमिली पेंशन रिसीव बाय द लीगल हेयर, वो वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, ऑफ द डिजीज्ड, इट विल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द लीगल हेयर एंड is taxable under that income from other sources. On such pension, as per section 57, a standard deduction shall be allowed to the legal heir at the rate of 33.1/3%, मतलब 1/3, और such pension or 15,000 whichever is less। बताइए मिसेस एक्स को फैमिली पेंशन मिलती है ₹60,000, टैक्सेबल कितना होगा? तो आप निकालेंगे एग्जेम्प्ट कितना होगा इसमें। एग्जेम्प्ट होगा नंबर 1/3 ऑफ 60,000 20,000 और 15,000, ठीक है, विच एवर इज लेस। तो इन दोनों में लोअर कितना है? 15,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल होगा 60,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 45,000, ठीक है। नोट,
ex gratia payment made to widow or legal heir of an employee who dies while still in active service will not be taxable if it is paid by central government, state government or local authority. ठीक है, कह रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या लोकल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, अगर कोई भी पेमेंट विडो या फिर लीगल हेयर ऑफ एन एम्प्लॉई जो कि सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, मतलब सरकारी कर्मचारी है और काम करने के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो सरकार से जो उसको फैमिली मेंबर को जो पेमेंट मिलती है वो टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है, फिर है दूसरा है लमसम पेमेंट मेड ग्रेटिट्यूअसली और बाय वे ऑफ कंपनसेशन और अदरवाइज टू द विडो लीगल हेयर ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइज व्हाइल इन एक्टिव सर्विस इज नॉट टैक्सेबल। ये हो रही है प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय के लिए बात। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को एग्जेम्पशन मिल जाती है जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है काम करने के दौरान, उसी तरीके से अगर एक प्राइवेट कंपनी में काम के दौरान एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, उसके घर वालों को पैसा देता है एम्प्लॉयर। अच्छा, क्या ये देना जरूरी है? नहीं, ये देना जरूरी नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि लमसम पेमेंट मेड ग्रेटिट्यूअसली, मतलब अब एम्प्लॉयर को लगता है भाई मेरे यहाँ काम करने के दौरान इसकी डेथ हो गई है तो चलो इसके घर वालों की मदद कर देते हैं, 2 लाख रुपया दे देते हैं, तो घर वालों को जो पैसा दिया गया वो उनके हाथ में एग्जेम्प्ट है। ग्रेटिट्यूअसली क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने अपनी मर्जी से दिया है। या फिर कहता है और बाई वे ऑफ कंपनसेशन। अब बाई वे ऑफ कंपनसेशन क्या चीज है? कुछ जगह पे कंपनसेशन की डिमांड है, मतलब लॉ भी कहता है। जैसे अगर फैक्ट्रीज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर एक आप फैक्ट्री चलाते हो, ठीक है, और वर्कर काम करने के दौरान उसका हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे कंपनसेशन देना मैंडेटरी है, वो फैक्ट्रीज वगैरह के लिए है, राइट। तो बाई वे ऑफ कंपनसेशन दिए हो या हम अपनी मर्जी से दिए हो, कहता है कि फैमिली मेंबर को जो पैसा मिलता है एम्प्लॉय की डेथ के कारण काम करने के दौरान, तो वो पैसा फैमिली मेंबर के हाथ में एग्जेम्प्ट है। फिर तीसरा, अगर ये पेंशन मिल रही है, पेंशन की बात कर रहे हैं, अगर पेंशन मिल रही है आर्मी में काम करने वालों को, ठीक है, मतलब आर्मी में काम करते थे, डेथ हो गई काम के दौरान और घर वालों को पेंशन मिल रही है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। फिर ये वाला नहीं चलेगा, फिर वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो आर्मी के घर वालों को फैमिली पेंशन मिलती है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बाकी इंप्लॉय के घर वालों को फैमिली पेंशन मिलती है तो 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस की एग्जेम्पशन होती है। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सेक्शन 57 में क्या क्या डिडक्शन मिलती है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था कि इंटरेस्ट वगैरह के केस में आपने अगर लोन बोरो करके इंटरेस्ट की इनकम जनरेट की है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या क्या डिडक्शन नहीं मिलेगी, आइए इस पे बात कर लेते हैं। अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 58, ये खर्चा आपको डिडक्ट करने नहीं मिलेगा। द फॉलोइंग पेमेंट शैल नॉट बी डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नंबर 1 है पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द एसएससी। तो जैसे बिजनेस में नहीं पढ़े थे आप पीजीबीपी में कि पर्सनल खर्चा है, कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो ये सब अलाउ नहीं होगा, तो वही सब बात यहां भी लिखेगा। देखिए अदर सोर्सेस पीजीबीपी इज मोर और लेस सेम। ठीक है, इसके टैक्स ट्रीटमेंट एक है। बहुत सारी इनकम जो आपकी बिजनेस की है, लेकिन आप पीजीबीपी की जगह आईयूएस में भी दिखा देते हैं। आई हैव टोल्ड यू, फॉर एग्जांपल एक ट्यूशन की इनकम आप पीजीबीपी में भी दिखा सकते हैं, अदर सोर्सेज में भी दिखा सकते हैं। तो पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द एसएससी इज नॉट अलाउड। फिर कहता है इंटरेस्ट एंड सैलरीज पेड आउटसाइड इंडिया ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स। इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। क्या आपको याद है आपने पीजीबीपी में पढ़ा था कि अगर आप एक पेमेंट करते हो टू अ नॉन रेजिडेंट और पेमेंट इज मेड आउटसाइड इंडिया, पेमेंट इज मेड टू अ नॉन रेजिडेंट और पेमेंट इज मेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, तो वो आपको अलाउ नहीं होता था। हाँ, बिल्कुल वही बात यहां पे भी है कि अगर आपने एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जनरेट किया जिसके रिस्पेक्ट में आपने कोई एक पेमेंट की है, जो खर्चा आपको अलाउ हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो जैसे आपने डिविडेंड की इनकम जनरेट की है, उस डिविडेंड की इनकम जनरेट करने के लिए आपने लोन लिया था एक नॉन रेजिडेंट से, और उस नॉन रेजिडेंट को आपने उस लोन पे इंटरेस्ट पे किया बिना टीडीएस काटे, तो आपको डिसअलाउ हो जाएगा अब वो इंटरेस्ट। ठीक है, अभी तो आपने पढ़ा कि हाँ भाई अगर हम एक इनकम आईयूएस की जनरेट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो खर्चा होता है वो अलाउ होता है, लेकिन अगर आपने उसकी पेमेंट नॉन रेजिडेंट को की आउटसाइड इंडिया की विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, तो दैट शैल नॉट बी अलाउड टू यू। क्या सैलरी की पेमेंट भी हो सकती है? हाँ, बड़े सारे बिजनेसेस होते हैं, हम उसको अदर सोर्सेज में ही दिखा रहे होते हैं, तो उसके जो इंप्लॉय है उसकी तनख्वाह हम दे रहे हैं आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट को, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम पेमेंट कर रहे हैं रेजिडेंट इन इंडिया को, तो सेक्शन 48(1)(a) लगता है,
यहां पे लगता था सेक्शन 40A1, ठीक है, सेक्शन 40A1A कंप्लाई नहीं हो रहा है तो 30% डिसअलाउंस हो जाएगा। आपको भी याद है ना, पीजीबीपी में भी 30% डिसअलाउ होता था व्हेन यू आर मेकिंग अ पेमेंट टू अ रेजिडेंट इन इंडिया। तो और टीडीएस नहीं, टीडीएस का नॉन कंप्लायंस कर दिए तो क्या होता था, 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाता था। जबकि नॉन रेजिडेंट या आउटसाइड इंडिया में हम जब पेमेंट करते थे विदाउट कंप्लाइंग विद टीडीएस तो हमें पूरा 100% खर्चा डिसअलाउ हो जाता था। तो सेम वुड अप्लाई हियर ऑल्सो। फिर सेक्शन 40A2 40A3 पढ़े थे आप पीजीबीपी में, वो यहां भी होगा। एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव वहां डिसअलाउ होता था, यहां भी होगा। फिर अगर 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट आपने की है तो अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे चेक तो डिसअलाउ होता था पीजीबीपी में, यहां भी डिसअलाउ होगा। तो 40A2 भी यहां लगेगा एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव, और 40A3 भी लगेगा यहां पे। देन इनकम टैक्स पेड आपने वहां भी पढ़ रखा था कि ये एक पर्सनल खर्चा होता है, यहां भी वही बात कह रहा है, इनकम टैक्स पेड विल नॉट बी अलाउड टू यू। फिर एनी एक्सपेंडिचर अलाउंस इन कनेक्शन विथ विनिंग ऑफ लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल एक्सेट्रा अलाउड नहीं है। विनिंग वाले केस में से तो कुछ भी अलाउ नहीं है, जितनी भी तकदीर वाली इनकम है उसमें से तो कुछ भी अलाउ है ही नहीं, ठीक है। However, expenditure incurred by an SSC for the activity of owning and maintaining race horses. Owning and maintaining race horses, ये क्या चीज है? Owning and maintaining race horses, इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस कह रहा है। अरे ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का मतलब होता है स्टड फार्मिंग। ये क्या है? ये बिजनेस है, ये जुआ नहीं है, ठीक है। हॉर्स रेस में पैसा लगाना अलग चीज है, स्टड फार्मिंग बिजनेस करना एक अलग बात है। ये कौन सा बिजनेस स्टड फार्मिंग? जो घोड़ों को रेस के लिए तैयार किया जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था आपको, विजय माल्या ये धंधा करते हैं, ठीक है। तो क्या उनको जितना भी खर्चा वो कर रहे हैं घोड़ों पे वो सब अलाउ होगा कि नहीं होगा? तो एक्सपेंसेस विच इज रिलेटिंग टू ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस दैट शैल बी अलाउड, राइट। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये एक्सपेंस अलाउ होगा, ये बात अदर सोर्सेज में बताने की क्या जरूरत थी? However, the expenditure incurred by the SSC for the activity of owning and maintaining race horses shall be allowed as deduction while computing the income from this activity. इस एक्टिविटी की इनकम निकालते समय उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। आप कहोगे सर ये पीजीबीपी में क्यों नहीं बताया गया? ये बात यहां अदर सोर्सेज में क्यों बताई जा रही है? इफ इट इज अ बिजनेस, आप तो यही कह रहे हैं ना स्टड फार्मिंग इज अ बिजनेस। तो मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगा, स्टड फार्मिंग इज अ बिजनेस, यस इट्स एन बिजनेस। बट क्या एक बिजनेस को आईओएस में दिखाया जा सकता है? यस। मैं आपको बात करता हूं, जब विजय माल्या इंडिया में थे भाई, इनकम टैक्स रिटर्न की इंडिया में जमा हो रही थी, ठीक है। इनके मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम क्या क्या थे? देखिए, इनका एक तो है एयरलाइंस बिजनेस, किंगफिशर एयरलाइंस, ठीक है, जो अब बंद हो गई। दूसरा अल्कोहल वाला पूरा बिजनेस, ठीक है, किंगफिशर की दारू, ठीक है, बियर, तो अल्कोहल बिजनेस इनका। तीसरा स्टड फार्मिंग। चौथा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स इंडिया में नहीं बिकता था, इसलिए आपको शायद पता नहीं होगा, अफ्रीका में किंगफिशर एक कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है। जैसे इंडिया में पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल का सारा प्रोडक्ट हम यूज करते हैं मोटा मोटी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी और एचयूएल का। जितनी पॉपुलर ये कंपनी है हिंदुस्तान में, बिल्कुल उतनी ही पॉपुलर किंगफिशर है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में किंगफिशर का टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन नहाने का, कपड़ा धोने का, आटा, चावल, दाल, सब कुछ आता है, राइट। तो ये भी एक बड़ी सोर्स ऑफ इनकम थी विजय माल्या की, ठीक है, आज भी है। अब इसमें से ये कुछ बिजनेसेस को पीजीबीपी दिखाते थे, कुछ बिजनेस को अदर सोर्सेस। तो स्टड फार्मिंग जो ये दिखाते थे वो आईयूएस में दिखाते थे। अब मैंने आपको बताया है, देखो यार, कानून से इंसान नहीं तैयार होते, इंसानों को देख के कानून बनाया जाता है। एक बात बताइए, क्या हमारे पूरे बिजनेस और प्रोफेशन में ऐसे धंधे की इनकम के बारे में बात कही गई होगी जो धंधा आज तक हिंदुस्तान में किसी ने किया ही नहीं है, होगा ही नहीं? कोई करे तो फिर तो लॉ बनेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो बेसिकली इससे रिलेटेड जितना भी कानून था वो विजय माल्या को देख के ही बना है।
अरे धंधा करने वाला दूसरा व्यक्ति ही नहीं है यार, तो कानून क्या बनेगा, इसलिए शायद अदर सोर्सेज में लिखा हुआ है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चाहे कहीं भी लिखा हो, ये बताना ये चाहता है कि इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, वेदर यू शो दिस एज एन इन बिजनेस इनकम और यू शो इट इज इन अदर सोर्सेज, वट एवर एक्सपेंस यू आर इंकरिंग, ठीक है, इन दिस बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, दैट शैल बी अलाउड टू यू। आइए इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। A company incorporated for the manufacture of steel had not commenced production. The plant and machinery was in the stage of erection. During the previous year ended 31st March 24, it paid interest on borrowing amounting to 20 लाख। अच्छा, अब क्या है, एक कंपनी है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी, प्लांट एंड मशीनरी वो अपनी इंस्टॉल करा रही है, इरेक्ट करा रही है, जिसके लिए उसने लोन लिया है, ठीक है। अब भाई धंधा कर रहे हैं, धंधा करने के लिए लोन लिए हैं और 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी दे दिए हैं, ठीक है। इट ऑल्सो रिसीव 1.5 लाख एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑफ मनी नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस। जो लोन लिए थे वो लोन कितने का है उसकी बात नहीं कर रहा है, कह रहा है उस लोन पे 20 लाख रुपए का ब्याज दे दिए। सिंस अभी उस पैसे को अभी हमने इन्वेस्ट नहीं किया है, जहां भी वो करना था धंधे में लगाया नहीं है, तब तक वो कहीं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में वो पैसा पड़ा है। अब समझ लिए, आप समझो ऐसे हुआ जैसे हमने क्या किया, लोन ले लिया 2 करोड़ रुपए का, ठीक है, धंधे के लिए। अब मुझे अभी धंधा करना है, अभी हो सकता है वो रॉ मटेरियल के लिए मैंने लोन लिया है या व्हाटएवर, ठीक है। अभी तो मेरे यहाँ इरेक्शन वगैरह चल रहा है, अभी उसकी जरूरत पड़ी नहीं है, लेकिन ब्याज तो चालू हो चुका है, तो मैंने 20 लाख रुपए का उस पर ब्याज दे दिया। लेकिन वो पैसा तब तक के लिए कहीं हम शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कर रखे, क्योंकि अभी चाहिए नहीं था, तो ये नहीं करंट अकाउंट में पड़ा है वो पैसा हमने कहीं डिपॉजिट कर दिया, उस पर 1.5 लाख रुपए का ब्याज आ गया। तो अब आप सोच के बताइए कि ये 1.5 लाख रुपए का ब्याज जो हमने अर्न किया, इसमें से 20 लाख रुपए का जो हमने लोन पे इंटरेस्ट दिया, लोन लिए थे वही पैसा तो इन्वेस्ट करके 1.5 लाख आया है, और उस लोन पे 20 लाख रुपए का ब्याज गया, तो क्या 1.5 लाख में से 20 लाख रुपए घटा के आईओएस की इनकम आएगी? तो फिर से सोचते हैं कि आईओएस में खर्चा कब अलाउ होता है, जब आप एक इनकम को अर्न करने के लिए खर्चा करते हो तब अलाउ होता है। एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड इफ इट हैज बीन इंकर्ड टू अर्न दैट इनकम। क्या मैंने 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए लोन लिया था? पहले तो मुझे यह बताइए। नहीं, मैंने धंधा करने के लिए लोन लिया है। वो 1.5 लाख रुपए का ब्याज तो आ गया, क्योंकि पैसा खाली पड़ा हुआ है, तो क्या करंट अकाउंट में रखे रहे झूठ मूठ का, कहीं लगा देना थोड़े दिन ताकि कुछ आ भी जाए। तो 1.5 लाख रुपए की जो इनकम है वो अदर सोर्सेस की इनकम है, और 20 लाख रुपए का जो ब्याज है, जब तक कंपनी अगर वो कैपिटल एसेट से रिलेटेड ब्याज होगा तो वो कैपिटल एसेट की कॉस्ट के साथ कैपिटलाइज हो जाएगा, राइट। तो अभी ये धंधा चालू नहीं हुआ है, ये दिख रहा है, तो ये बेसिकली ये खर्चा कैपिटलाइज हो जाएगा कैपिटल एसेट के साथ, जिसके लिए भी ये लोन लिया गया होगा। तो असेसिंग ऑफिसर असेस द इंटरेस्ट इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेस, डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ असेसमेंट। वो अदर सोर्सेज में ब्याज को ना जो आया है वो अदर सोर्सेज की इनकम बना रहा है, सही कर रहा है। हाँ, वो 1.5 लाख रुपया ब्याज है अदर सोर्सेज की, और जो 20 लाख रुपया है वो बिजनेस का खर्चा है। हालांकि वो पीएल में चार्ज नहीं होगा क्योंकि धंधा चालू नहीं हुआ है, तो वो जो भी कैपिटल एसेट के लिए लोन लिया गया था उस कैपिटल एसेट की कॉस्ट में ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, ठीक है। आपको याद है कि नहीं, पीजीबीपी में आपने पढ़ा था कि टिल द एसेट इज पुट टू यूज, एसेट के पुट टू यूज होने तक जितना भी खर्चा लगता है उस एसेट की वजह से वो सब कैपिटलाइज हो जाता है, इवन द इंटरेस्ट कॉस्ट। आइए इलस्ट्रेशन 8 देखिए। द फॉलोइंग इनकम्स आर रिसीव्ड बाय मिस्टर रोनाल्डो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन अफगानिस्तान। इंडिया में अगर एग्रीकल्चर इनकम आती है ना तो वो एग्जेम्प्ट है, अफगानिस्तान वाली तो टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। बेटा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का ना 3500 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, तो 100 ही रुपया आ रहा है, तो फिर ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। डायरेक्टर फी, डायरेक्टर फी किसको बोलते हैं? ये डायरेक्टर सैलरी नहीं है, डायरेक्टर फी है। डायरेक्टर फी का मतलब होता है सिटिंग फी, मीटिंग में बैठने का पैसा इसको बोलते हैं। डायरेक्टर फी जब भी लिखा होगा समझ जाइएगा, दिस इज सिटिंग फी। सिटिंग फी का मतलब होता है मीटिंग में बैठने का पैसा। और मीटिंग में बैठने का पैसा किसको मिलता है? क्या फुल टाइम डायरेक्टर को मीटिंग में बैठने का पैसा मिलता है? नहीं। अरे फुल टाइम डायरेक्टर तो दिन भर कंपनी में बैठा हुआ है, तो क्या मीटिंग में बैठने का पैसा लेगा क्या? पार्ट टाइम डायरेक्टर को मिलता है। अब पार्ट टाइम डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, इसलिए ये इनकम कहाँ की होती है? आईओएस की, तो ये आईओएस में आएगा।
रेंट फ्रॉम सब लेटिंग्स, लेटिंग से तो एचपी की इनकम होती है, सब लेट कर दिया मतलब किराएदार आगे किराए पे दे दिया, तो ये अदर सोर्सेस की इनकम है। लेकिन ये पूरा इनकम नहीं होगा, इसमें से खर्चा घटेगा, मतलब जितना वो किराया खुद पे किया है वो घटेगा। डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, ठीक है, टैक्सेबल है। ग्राउंड रेंट फॉर लैंड इन युगांडा, लैंड का किराया है, इसलिए अदर सोर्सेस की इनकम। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ग्रॉस, ये ग्रॉस बता दिया, नहीं तो हम लोग यही समझते कि ये टीडीएस काट के है तो ग्रॉसिंग अप कर देते, ठीक है ना, याद है ना ग्रॉसिंग अप। अगर मान लीजिए यहाँ ग्रॉस ना लिखा होता तो क्या करते, मान लीजिए यहाँ नेट लिखा होता, काट के आया है, ठीक है, या आगे वर्ड लिखा होता रिसीव्ड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, कुछ ऐसा कर देता जिससे ये पता चल जाता टीडीएस कटा हुआ है। तो हम करते 12,300 इंटू 100/100 - 30, ऐसा करते, लेकिन करेंगे नहीं, यहाँ करेंगे नहीं, घटा दे नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे, करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ ग्रॉस लिखा है, ये ऑलरेडी ग्रॉसिंग अप है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ आईएफसीआई, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आईएफसीआई का 500 रुपया है। रेंट पेबल बाई रोनाल्डो, रेंट, अच्छा आपने कितना रेंट दिया, 12,000। अदर एक्सपेंसेस भी सबलेटिंग में हुआ है, तो जो भी खर्चा सबलेटिंग का है वो घटाइए, तो 26,250 में से ये 13,000 घट जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये भी ग्रॉस है, तो सब एज इट इज जोड़ देंगे, ठीक है। 9th ही अब आप अपने से करेंगे, ये गिफ्ट वाला है, गिफ्ट वाला आपने बहुत कर लिया मेरे साथ। 10th भी आप अपने से करेंगे, 11th भी करेंगे, 12th भी करेंगे, 13th कराते हैं आपको। फाइंड आउट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द गिवन केस फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 एंड 25-26। ऑन मई 12, 2023, एक्स बोरोज 1 lakh at the rate of 11% per annum from a bank to invest in public issue of 12% डिवेंचर ऑफ ए लिमिटेड। अच्छा, लोन लेके इन्वेस्ट कर रहा है डिवेंचर में, ठीक है, लोन लिया 1 लाख का 11% पे और उसको इन्वेस्ट कर दिया है 12% डिवेंचर ऑफ ए लिमिटेड पे। तो 12% डिवेंचर ऑफ ए लिमिटेड पे जो ब्याज आएगा उसमें से लोन का ब्याज घटाने के बाद इसकी इनकम बताई जाएगी, ठीक है। 11% पे लोन लिया है, 12% के डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दिया है। ए लिमिटेड अलॉट्स डिवेंचर ऑन मई 18, 2023, अलॉटमेंट हुई है डिवेंचर की मई 18, 2023 को, अलॉट हुआ है मतलब कंपनी से डायरेक्ट डिवेंचर मिला है, ठीक है, मार्केट से नहीं खरीदा है, कंपनी ने अलॉट किया है। और मैंने आपको बताया था जब कंपनी डिवेंचर अलॉट करती है ना, तो जिस दिन अलॉट करती है वहां से लेकर रिकॉर्ड डेट तक का इंटरेस्ट देती है। अगर एक रिकॉर्ड डेट है तो इसका मतलब 12 महीने का ब्याज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आज हमने अलॉट किया और 3 महीने बाद रिकॉर्ड डेट आ जा रही है तो क्या हम 12 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे? इतने बेवकूफ हैं क्या हम? नहीं ना। तो ए लिमिटेड अलॉट्स डिवेंचर ऑन मई 18, 2023 एंड एज पर द टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट इंटरेस्ट इज पेबल एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर। तो पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा? पहला इंटरेस्ट होगा मई 18 से लेकर 31 दिसंबर तक का ही, और फिर हर 31 दिसंबर को 12 महीने का ब्याज मिलेगा। पहले 31 दिसंबर को 12 महीने का ब्याज नहीं मिलेगा, पहले 31 दिसंबर को, पहला 31 दिसंबर कौन सा आएगा? 31 दिसंबर 2023 आएगा, इसमें 12 महीने का ब्याज नहीं होगा। However, the first interest would be for the period commencing on 18 मई 2023 to दिसंबर 31, 2023। ये देखिए, ये लिख दिया है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये बताएगा नहीं आपको, ठीक है ना, इतनी कॉमन सेंस आपको रखनी पड़ेगी, ये मैंने सिखाया है आपको। तो ठीक है, लोन कब लिए थे? मई 12, 2023 को। तो मई 12, 2023 से आपको ब्याज देना कब तक का पड़ेगा? 31 मार्च 2024 तक का, पूरे फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। और उसमें से ब्याज जो हमको मिला है वो हम घटाएंगे। तो इंटरेस्ट टू बी पेड फॉर द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम मई 12, 2023 टू 31 मार्च 2024, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 325 दिन बेटा, ठीक है, 325 दिन। फरवरी में ना इस बार 29 दिन आएंगे 2024 में, तो ये 366 डिनोमिनेटर में भी कर दें, ये हो जाएगा 9768, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव कितने दिन का होगा? इंटरेस्ट रिसीव होगा आपका मई 18, 2023 से लेके दिसंबर 31, 2023, तो ये हो जाएगा टोटल 228 दिन, डिवाइडेड बाई 366 ही करना होगा।
ये हो जाएगा 7475, ब्याज आएगा इतना। तो आएगा 7475 माइनस 9768, इनकम हो जाएगी -2293। ठीक है, और 25-26 की इनकम आएगा कितना, 12%, 1 लाख का 12,000, और जाएगा कितना 11%, 11,000। अब अगले साल तो फुल ईयर का देखा जाएगा, अगले साल तो 31 दिसंबर को पूरा 12 महीने का पैसा आएगा ना, तो 12,000 रुपये आ जाएगा 1 लाख पे, और जाएगा कितना साल भर में, 1 लाख का 11%, 11,000। तो अगले साल से 1 लाख रुपये इनकम होगी, इस बार माइनस में इनकम हो गई। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन 14 भी देख लेते हैं। राहुल रिसीव द फॉलोइंग इनकम एज इंटरेस्ट 3482 एज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड बाय लोकल अथॉरिटी। नोटिफाइड जो बॉन्ड डिवेंचर्स होते हैं ऑफ लोकल अथॉरिटी वो एग्जेम्प्ट होते हैं। अब ये नोटिफाइड है कि नहीं है ये नहीं लिख रहा है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये नोटिफाइड है, एज्यूमिंग नोटिफाइड। किसका किसका लिखा था, सेक्शन 1015 में लिखा था नोटिफाइड बॉन्ड डिवेंचर्स ऑफ लोकल अथॉरिटी एंड स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटी। याद आ रहा है? देखिए अगर नहीं याद आ रहा है ना तो याद करना पड़ेगा, लर्न बाई हार्ट बनाए थे इतना बढ़िया सारा। ठीक है, तो नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ लोकल अथॉरिटी एंड स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटी। तो एज्यूमिंग नोटिफाइड, अच्छा एग्जाम में ये सब इसको छोड़ता नहीं है, एग्जाम में ना पूरी बात लिख देता है, क्योंकि क्वेश्चन को थॉरली इस कदर फ्रेम किया जाता है ना कि ऐसा ना हो कि आंसर लोगों का डिफर कर जाए, कोई कुछ एजम्पशन ले लिया, कोई कुछ एजम्पशन ले लिया, तो एग्जाम्पशन का स्कोप ना एग्जाम के पेपर में नहीं होता है। ठीक है, बट स्टिल हम ये ऐसी बात इसलिए क्लास में कर लेते हैं कि अगर कहीं स्कोप बन गया तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो इन केस इट इज नॉट मेंशन कि नोटिफाइड है कि नहीं है, तो आप एज्यूम कर लीजिएगा नोटिफाइड। नोटिफाइड अगर आपने एज्यूम कर लिया तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, तो देखिए ये एग्जेम्प्ट हो गया, खत्म काम। फिर 7164 एज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ मेघदूत लिमिटेड नॉट लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो भाई ये आपको इंटरेस्ट मिला एज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ मेघदूत, तो भाई 5,000 से ऊपर का ब्याज है तो टीडीएस कटाई होगा, प्राइवेट कंपनी का ब्याज है, तो 7164 इंटू 100/90 करेंगे। फिर इतना एज इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर एक्स लिमिटेड लिस्टेड ऑन द लिस्टेड अनलिस्टेड से कोई मतलब नहीं होता, प्राइवेट कंपनी का कोई भी डिवेंचर है 5,000 से ऊपर तो टीडीएस कटाई होगा, ये कर दिया हमने। 6,000 एज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है कि एग्जेम्प्ट होता है? टैक्सेबल होता है बेटा, टीडीएस नहीं कटता। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के वहां भी लिखे थे जब पढ़ा रहे थे, टैक्सेबल होता है, टीडीएस नॉट डिडक्टेड होता है। तो टैक्सेबल तो है, टीडीएस नॉट डिडक्टेड, तो 6 जगह 6,000 लिख दिए। ठीक है, फिर है 3852 एज इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ गुंजन लिमिटेड। टैक्स फ्री बोल देने से गुंजन लिमिटेड का डिवेंचर टैक्स फ्री नहीं हो जाएगा, ज्यादा चालाक ना बने गुंजन। ठीक है, टैक्स फ्री लिखने से नहीं बनेगा। टैक्स फ्री का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम टीडीएस इसका जमा करके इतना पैसा दे रहे हैं आपको, यानी ये जो 3852 मिला है इसमें टीडीएस जमा हो चुका है, जमा होने के बाद मिला है। तो भाई ग्रॉस इनकम कितनी है, 3852 डिवाइडेड बाई इंटू 100/90, ये हो जाएगा ग्रॉस इनकम। ठीक है, फिर कह रहा है 2% बैंक चार्ज लगा है। बैंक चार्ज किस पे लगेगा? बैंक चार्ज जितने रुपया का अमाउंट बैंक में कलेक्शन आया उस पे बैंक चार्ज लगता है, खाते में जितना आया होगा उस पे बैंक चार्ज लगेगा। तो खाते में कितना पैसा आया है, 7164 आया। ठीक है, अच्छा जो एग्जेम्प्ट है उसका खर्चा भी घटाने को नहीं मिलेगा। अगर एक इनकम, जो इनकम आपकी टैक्सेबल हुई है उसका खर्चा घटाने को मिलेगा। तो 3852 जो कलेक्ट हुआ है ब्याज, क्या इस पे भी 2% बैंक ने काटा होगा? हाँ, अरे बैंक अगर कलेक्शन चार्जेस 2% ले रहा हो तो सब पे ले रहा है, वो थोड़ी ना देख रहा है एग्जेम्प्ट है टैक्सेबल है, उसको क्या मतलब है यार, वो तो कलेक्शन चार्जेस लेता है ना। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिकली रिडंडेंट बात है, कोई बैंक कलेक्शन चार्ज नहीं ले रहा है आज की तारीख में। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ चाहिए, और पहले के जमाने में लगता भी था। ये सब क्यों है क्वेश्चन, अब आप कहोगे क्या रिडंडेंट है तो किसके खोपड़ी में ये सब आया कि ये सब बना देते हैं क्वेश्चन। तो एक जमाने में कलेक्शन चार्ज लगता था। ठीक है, एक समय था जब बैंकिंग ना अपने आप में फजियत थी, हर चीज का बैंक चार्ज ले लेता था, चेकबुक चार्जेस लेता था, डीडी चार्जेस लेता था, ये चार्ज वो चार्ज, हर चीज का चार्ज। आज की तारीख में 1 रुपया चार्ज नहीं लगता। ठीक है,
तो 2% कलेक्शन चार्जेस तो सब पे लगा होगा, लेकिन आपको घटाने को कब कहां से मिलेगा? अरे जो इनकम आपकी टैक्सेबल हुई है, जिस इनकम को टैक्सेबल बनाया जाता है, उस इनकम को अर्न करने में जितना खर्चा लगा वो घटाने को मिलता है। तो जो इनकम एग्जेम्प्ट है उसका खर्चा थोड़ी ना घटाने को मिल जाएगा। तो जो जो टैक्सेबल हुआ है उसका खर्चा घटाइए। तो 7164 पे 2% लगेगा, इस पे 2% लगेगा, इस पे 2% लगेगा, इस पे 2% लगेगा। ध्यान दीजिएगा ग्रॉस अप अमाउंट पे नहीं, जितना पैसा बैंक में आया, बैंक तो कलेक्शन चार्जेस अपने कलेक्शन वाले अमाउंट पे करेगा ना। तो व्हाट इज द अमाउंट कलेक्टेड, दीज आर द अमाउंट कलेक्टेड विच आर हाईलाइटेड। तो इन चारों को जोड़िए, इसका 2% घटा दीजिए। ये देखिए किया गया यहाँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसके बाद एक इलस्ट्रेशन और है, ये भी आप देखेंगे। हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे हम लोग एक क्लास और करेंगे जिसमें एमसीक्यू और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को पूरा कर लिया है, पूरे कॉन्सेप्ट सारे प्रोविजंस देख लिए हैं। विल डू वन मोर क्लास वेर इन विल डू एमसीक्यूज एंड फ्यू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सभी तरीके के प्रॉब्लम को कवर करने की कोशिश करेंगे, गिफ्ट के क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ में इंटरेस्ट वगैरह की इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। विल स्टॉप हियर।